एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 4,000 रुपये में किसी वस्तु को बेचता है तथा क्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है। यदि कुछ भी छूट न दे तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब जो ये सवाल है ये इससे पहले वाला जो पार्ट था उसका पहला सवाल है। मैंने इसको ऐसे कि ऐसे इस वीडियो में क्यों डाल दिया इस सॉल्यूशन को, ताकि आप लोगों को ध्यान आ सके। इस पार्ट में दो ऐसे सवाल हैं, एक तो सीधा सा है वो ऐसे सोल्व हो जाएगा, एक थोड़ा सा उसने घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में ये दिया हुआ है, ये हमसे पूछा हुआ कुछ ऐसे करके है, तो इसलिए मैंने इस सवाल को यहाँ से सॉल्यूशन को यहाँ से नहीं हटाया था। ठीक है, ये आपके काम आएगा। इस सवाल को सोल्व करते हैं, इसको रेशियो के मेथड से करेंगे सोल्व, रेशियो वाले मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं सोल्व रेशियो वाला तरीके से। कई बार क्या होता है कि सवाल पूछने वाला कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे देता है, जैसे कि इसने ये 4,000 रुपये हमसे एक्स्ट्रा दे दिए। 4,000 की जगह चाहे 4 लाख होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शुरू करते हैं। उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी। सबसे पहली बात उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर MP पर 20% की छूट दे दी। अगर मान लेते ये 100 है तो ये हो जाता है मेरे पास 80। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं, ये आ जाता है 5 और 4। ठीक है, 20% की छूट दे दी तथा क्रय मूल्य पर 30% का लाभ भी कमा लिया। CP अगर 100 हो तो 30% के लाभ का मतलब क्या है, SP 130 हो जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं, 10 और 13 आ गया। कॉमन क्या है, SP कॉमन है, इसको मैं लिख लूँगा CP, SP और MP। तीनों को अगर एक रेशियो में डालना है तो ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पहले इसमें क्या हमारे पास CP और SP 10 और 13 है। यहाँ MP, SP और MP मेरे पास 4 और 5 है। SP के नीचे SP मतलब कि 4 और MP के नीचे ये 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे ये 13 और इस 4 को लिख देंगे यहाँ, इनको गुना करेंगे। अब इसने कहा है कि यदि कुछ भी छूट न दे तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, CP मेरे पास आ गया 40। कुछ भी छूट ना देने का मतलब ये हुआ कि वस्तु को MP पे बेचना। MP मेरे पास कितना है, MP है मेरे पास यहाँ 65। ठीक है, 13 पंजे 65। 40 में खरीदी 65 में बेच दी, 40 में खरीदी 65 में बेच दी, तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 25 का। कितने के ऊपर, 40 के ऊपर। सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 20 से काटेंगे 2 मिलेगा और यहाँ मिल जाता है मुझे 5। ठीक है, ये हो जाता है 125। 125 को अगर मैं 2 से काटूँ तो मुझे मिल जाता है 62.5%। ये हमारा आंसर आ गया। अगर वो कुछ भी छूट ना दे तो मुझे इतने रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो सीधा हमें 30% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अगर वो इसी पे बेचता है तो यहाँ देखो, यहाँ गया 52। ठीक है, 40 में खरीदी 52 में बेच दी, 12 का फ़ायदा। 40 के ऊपर प्रतिशत अगर निकाले तो 20 से काटेंगे मुझे मिल जाएगा 2 और यहाँ मिलेगा 5 और फिर 6 पंजे 30। ठीक है, जो 30% का फ़ायदा था। लेकिन वो कहता है कुछ भी छूट ना दे, MP पे ही बेचे, तो इतने का हमें फ़ायदा होगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताए। ठीक है, दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से
20% अधिक अंकित करता है, 8% की छूट देता है, ये हमसे पूछ लिया। ठीक है, जिस बच्चे ने पहला पार्ट देखा है इससे पहला पार्ट जो देखा है उसको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। जिसने नहीं देखा मैं कोशिश करता हूँ उसको भी समझ आ जाए। यहाँ हम लिखेंगे कि कितने प्रतिशत मूल्य अंकित किया हुआ है, कितने प्रतिशत बढ़ाकर, वो यहाँ लिखेंगे। तो उसने 20% अधिक अंकित करता है, तो इसकी जगह पर मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 माइनस वाई की जगह पर 8% की छूट दी है, तो 8 यहाँ, इन दोनों को गुना करके लिखेंगे यहाँ, और जब मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे मिल जाता है कि उसको कितने प्रतिशत का फायदा हुआ है, कितने प्रतिशत का उसको प्रॉफिट हुआ है। सोल्व कर लेते हैं, यहाँ मुझे मिल जाता है 12। ठीक है, काटेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 5। ठीक है, ये हो गया 8/5। जब मैं इसको काटता हूँ तो मुझे मिल जाता है 1.6। ठीक है, 12 में से 1.6 को घटाएंगे तो 10.4%। ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास रेशियो मेथड है, हम इससे भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। मैं एक बार करके दिखा देता हूं। ये कहता है कि 20% अधिक मूल्य अंकित किया है। ठीक है, सीपी से एमपी पे 20% अधिक, सीपी से एमपी 20% अधिक अंकित किया हुआ है। मान लेते हैं कि ये 100 है तो यहाँ 120 है। अब कहता है कि 8% की छूट भी है, 8% की छूट भी है। एमपी से एसपी पर जाएंगे तो यहाँ 100 और यहाँ आ जाता है 92। ठीक है, छोटा कर लेंगे रेशियो, 20 से काटेंगे 5 आएगा और यहाँ 6, ये रेशियो में होते हैं। ठीक है, यहाँ छोटा करेंगे तो हमें मिल जाता है 4 से काटेंगे यहाँ 25 और यहाँ पर मिल जाता है मुझे 23। ठीक है, एमपी कॉमन है दोनों में, सीपी और यहाँ लिखूँगा एमपी और यहाँ लिखूँगा एसपी। ठीक है, ये लाइन यहाँ आ जाएगी और ये लाइन यहाँ आ जाएगी, ये 6 यहाँ आ जाएगा, ये 25 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, यहाँ मुझे मिल जाता है 125। ठीक है, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत कितना हुआ वो निकालना है, तो हमें सीपी और एसपी की ज़रूरत पड़ती है। इसको सोल्व करते हैं, इनको गुना करते हैं तो मुझे मिल जाता है यहाँ पर 8 और 138। ठीक है, 125 पर कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 125 पर 13 रुपये का फ़ायदा हो गया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे 4 और यहाँ मिलेगा 5। ठीक है, 13 चौक होते हैं 52 और नीचे 5। ठीक है, सोल्व करते हैं तो पहाड़ आ गया ये 1 पे। ठीक है, और 2 उतारा, ये हो गया 0 और 20 का होता है 4%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। ये बिल्कुल देखो, ये कितना छोटा था इसलिए मैंने एक्स वाई रूल बताया। ये एक्स वाई रूल्स बहुत से सवालों में लग जाता है, हमें ये देखना होता है कि लेकिन लगता किस तरीके से है। ठीक है, ये ज़रूर ये जो खोज हुई है कि भाई एक्स वाई रूल लगभग सभी चैप्टर्स में यूज होता है, लेकिन किस तरीके से यूज होता है ये हमें देखना होता है। ठीक है, यहाँ देखो बिल्कुल कितना ही शानदार तरीके से मैंने सवाल को सोल्व कर दिया था, बहुत ही आसान तरीके से हो गया था। नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और खुदरा व्यापारी इसे 900 रुपये में बेच देता है। अंकित मूल्य 900 रुपये है। ठीक है, 40% का बट्टा प्राप्त किया, बट्टा प्राप्त करने के बाद 900 रुपये में ही वस्तु को बेच दिया। मतलब कि जितने में खरीदा उतने में ही उसने मतलब कि जितनी उसकी कीमत थी। ठीक है, उसने तो खरीदा 40% का डिस्काउंट लेके। ठीक है, जितनी उसकी कीमत थी एमपी जो था उतने में वस्तु को बेच दिया। उसको कितना लाभ हुआ?
दिखने में थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है लेकिन बिल्कुल ही सीधा सॉल्यूशन है। ये जो 900 है इसको छोड़ दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना कि जो एमपी था डिस्काउंट लेने के बाद उसी एमपी पर उस व्यक्ति ने वस्तु को बेच दिया है। मान लेते हैं कि एमपी मेरे पास है 100। ठीक है, 40% का डिस्काउंट होने के बाद तो वो व्यक्ति अगर 40% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, जो शुरू वाला व्यक्ति है जिसके पास वस्तु है, वो वस्तु को कितने में बेचेगा? 60 रुपये में। एसपी हो गया 60 में बेच दी। अब दूसरा व्यक्ति जिसने उसको बट्टे के बाद डिस्काउंट के बाद खरीदा है, ठीक है, उसने 60 रुपये में खरीदा है, तो उसके लिए ये सीपी हो गया। उस व्यक्ति के लिए ये क्या है? सीपी। ठीक है, इतने में खरीद के उसने कितने में बेचा? जितना उसका एमपी था उसने उतने में बेच दिया। इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100। सीधी सी बात है, 60 में खरीदा, 100 में खरीदा, 60 में खरीदा, 100 में बेचा, तो उसको 40 रुपये का फ़ायदा हो गया 60 के ऊपर। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, यहाँ 20 से काटेंगे तो मुझे मिल जाता है 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, ये 200/3। इसको सोल्व करते हैं तो मुझे मिल जाता है 66.66 कर लो या फिर 66 सही 2/3% कर लो। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक्स वाई रूल से ही करेंगे। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए, देखिए यहाँ क्या है, 20% की छूट, ये हमें सवाल में दे दिया, ये सवाल में दे दिया, ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर लेंगे। वैल्यू रख लेते हैं। इसने पूछा कि कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, क्या अंकित मूल्य है। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है तो इसको मैं x ही ले लेता हूं। ये हमें दे दिया y, मतलब कि छूट, 20% की छूट, लिख लेता हूं, -20 गुणा x/100। ठीक है, और इसने बता दिया कि 12% का लाभ हुआ है। बस, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर लेंगे। यहाँ x ये ऐसे कैसे, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास x/5, ये माइनस का निशान, x/5, और ये जब उस तरफ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा मेरे पास 32। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 4x/5 और ये 32, 4 से काटेंगे 8 आएगा, 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 40। ठीक है, हमें अंकित मूल्य को 40% बढ़ाकर अंकित करना होगा। क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित मूल्य अंकित करना होगा कि हम अगर 20% की छूट भी दे तो मुझे 12% का फायदा हो जाए। ठीक है, एक्स वाई रूल्स सवालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल ही आसान बना देता है। बस हमें ये देखना होता है कि उस एक्स वाई रूल को किसी सवाल में किस तरीके से पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो इनके जो निशान है ये फिक्स है यहाँ पर। ठीक है, जब क्रमागत डिस्काउंट निकालते हैं, 2 डिस्काउंट अगर दे रखे हों, एक डिस्काउंट हमें बराबर उसके बराबर निकालना हो तो ऐसे ऐसे हम लिख देते हैं। यहाँ पर ये माइनस का निशान फिक्स है, ये प्लस का निशान, ये प्लस का निशान यहाँ पर, लेकिन यहाँ ये माइनस। ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन जब बात प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की हो, प्रतिशत की हो या मेंसुरेशन की, ज्योमेट्री की हो, अगर उसमें एक्स वाई रूल हो तो उनके घटने बढ़ने पर निर्भर करता है कि यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, क्या आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट वाले चैप्टर में ये फिक्स से हैं। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, और सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है। इस पार्ट के बाद डिस्काउंट चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेरी तरफ से यहाँ इस पर कोई भी कमी नहीं रही। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा
पार्ट या कोई टॉपिक है डिस्काउंट का, या कोई ऐसा सवाल है जो रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जो भी मैंने ये कराया है डिस्काउंट, जितनी भी कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई है, उसमें बेसिक से लेकर हाई तक का अगर कोई सवाल आता है तो इस नॉलेज से हम उसको उस सवालों को सोल्व कर सकते हैं। मेरी तरफ से डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैंने 3 चैप्टर करा दिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। तीनों चैप्टर मैंने टाइप वाइज सोल्व कराए हैं, और क्या क्या मेथड उनमें लगेंगे, किस टाइप को किस मेथड से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, वो मैंने बताया हुआ तीनों चैप्टर में। मेरा मकसद ये होता है कि अगर हम एग्ज़ाम में बैठे हैं तो कम से कम हमें पेन कम से कम यूज़ करना पड़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपने माइंड से कैलकुलेशन, कि हम मतलब कि बगैर पेन उठाए हम कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। मैथ मुश्किल नहीं होता, मैथ लंबा हो सकता है। कई बार ये होता है कि हमें कोई सवाल आता है पेपर में, हम उसको सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जो लिमिटेड टाइम है उसमें सोल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, सोल्व तो कर सकते हैं, मान लेते हैं कि किसी सवाल को सोल्व करने बैठ गए, सॉल्यूशन आया 1 घंटे में, उतने में हमारा पेपर हो जाएगा। तो पेपर मैथ का बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल क्या होता है, उस पर लगने वाले टाइम को हम कैसे मैनेज करें, वो हमारे हाथ में नहीं होता अगर हमें ट्रिक्स नहीं पता। अगर हमें पता है तो हम सवाल को टाइम रहते सोल्व कर सकते हैं। मैं उसी तरीके से मैथ के सिलेबस को लेके चल रहा हूँ। हर एक चैप्टर में से टाइप निकालता हूँ, हर टाइप को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और मैं 2-3 तरीके कराता हूँ अपने। इससे पहला जो पार्ट था उसमें मैंने कराया पहला सवाल 3 तरीके से। ऐसे ही परसेंटेज में हर एक सवाल को 2 या 3 तरीके से मैंने सोल्व कराया हुआ है, और वो तीनों तरीके जो हैं वो छोटे भी और आसान भी है। उनमें फिर एक ऐसा तरीका निकल के आता है जो आप लोगों को समझ आ जाता है, जो आपको अच्छा लगता है, फिर आप बाकी को छोड़ के उसी से सवाल को सोल्व करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से यहाँ डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।